तो रिवीजन चल रहा है आपका मोल कॉन्सेप्ट पे। जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो सभी का कंसल्टेशन तक हो चुका था भाई। नेक्स्ट आपका रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो ये था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, जो कल क्लास में बताया था वही वाला एन फैक्टर है, एन टू कैपिटल एम। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, मैं री एंटर कर रहा। हाँ बेटा ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ डायल्यूशन, लॉ ऑफ डायल्यूशन। तो लॉ ऑफ डायल्यूशन क्यों यूज होता है बताओगे हमको? बेटा लॉ ऑफ डायल्यूशन क्यों यूज होता है बता सकते हो? सर इसका पता करने मिक्सर कितनी कितनी मिक्सर है अपने पास, यानी आपने चाय का और नींबू शरबत का एग्जाम। देखो लॉ ऑफ डायल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ा? अगर हमको मालूम है किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन M1 या फिर N1 हो सकता है, स्टार्टिंग में वॉल्यूम था V1, जब इसमें वाटर मिला दिया जाए तो अगर मान लो ये मीठा सॉल्यूशन है तो इसका मीठापन कम हो जाएगा, ठीक है ना। नमकीन है तो इसका नमकीनपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा भाई? कि वॉल्यूम जो है डाइल्यूशन होने के बाद जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा? V2। और V2 किसके इक्वल हो जाएगा भाई? पहले वॉल्यूम था V1 लीटर, बाद में क्या होगा? वाटर ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसका एक नया मीठापन या फिर तीखापन जो भी है सॉल्यूशन का वो बनेगा। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या था भाई? इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या बोला जाता है? डाइल्यूशन। तो दोनों के बीच क्या रिलेशन था डाइल्यूशन में? पहले और लास्ट वाले सॉल्यूशन में इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन V1 इनटू V2। ये था लॉ ऑफ डाइल्यूशन। उसके बाद था लॉ ऑफ या फिर कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन, इस समय अलग अलग सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा वो इसके लिए था। जैसे स्टार्टिंग का लिए कंसंट्रेशन M1 M2 M3, या फिर N1 N2 हो या फिर N3 हो, वॉल्यूम V1 हो V2 हो V3, तीनों को एक नए बीकर में ऐड कर दो, एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस समय नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा भाई? फाइनल मोलैरिटी हो जाएगा कंसंट्रेशन, या फिर फाइनल नॉर्मेलिटी। अब वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे? V फाइनल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मैंने क्या बताया था? फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ MV अपन V फाइनल। हाँ, समेशन ऑफ V भी लिख सकते हो, V फाइनल एक ही मतलब है, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो MV अपन V। तो क्या होगा यहाँ पे? एक और फॉर्मूला था NF इक्वल टू समेशन ऑफ NV अपन V, ये फॉर्मूला था भाई। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन, देन उसके बाद था ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया था कंप्लीट। उसके बाद स्टार्ट किए थे हम लोग लिमिटिंग रिएक्शन। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर
of electron, proton, neutron, atom and molecule in given quantity. तो इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था? अगर फर्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर। फिर वो एटम के बाद क्या लिखा है दिखने का बराबर। अरे यार, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन गिवन क्वांटिटी। बेटा रिवीजन क्लास कर रहा है ना ये? कौन सी क्लास है? रिवीजन क्लास कर रही है। तो रिवीजन क्लास में तो बेटा जो बताया है वही सब चीजें है ना। तो ये हेडिंग तो पहले भी नोट हुआ होगा। सर वो आधा दिख रहा है इसके। तो आधा दिख रहा तो क्या हुआ? पहले भी ये हेडिंग नोट किए हो कि नहीं किए हो? हम हमारा सवाल ये है भाई। ये है ना सर। तो फिर टोटल नंबर ऑफ, अब लो पूरा हो गया बेटा, ऐसा बोलो ना, फ्रेम में नहीं आ रहा है करके। टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले सब में आपको पता है एक कॉमन चीज है क्या? मोल फाइंड आउट करना। मोल के बाद इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो मॉलिक्यूल्स निकल गया। मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एन कर लिए। एटॉमिसिटी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इसलिए एन ए। यस तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एनपी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी। तो ये था फॉर्मूला। अब यहाँ पे एटॉमिसिटी एक वर्ड मिला तो उसके बारे में सुन लेते हैं, होता है क्या एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ तो एटम्स एटॉमिक, हाँ, नंबर ऑफ एटम किसमें भाई? इन मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। One molecule is called atomicity. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? इफ m x z। तो यहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। एटॉमिक मास। Z एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। X एलिमेंट सिंबल। अब उसका Ne का वैल्यू होता है, Np का वैल्यू इक्वल टू Z। Ne का वैल्यू होता है Z माइनस M चार्ज, सॉरी चार्ज। और न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो M माइनस Z। तो ये था भाई। तो ये सब आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ का बी सी और डी वाला फॉर्मूला यूज कर पाओगे। और एटॉमिसिटी वाला क्लियर है भाई? तो ये था थर्ड एप्लीकेशन, नोट डाउन कर लो भाई एक जगह पे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ये था एप्लीकेशन। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का होता क्या है। कोई हमको बता सकता है व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? यस सर। An element which is in least amount एंड विच गेट, मतलब जो फिनिश हो जाता है सबसे पहले।
An element which limit the reaction. ऐसा एलिमेंट या रिएक्टेंट जो लिमिट अमाउंट में और जो कंट्रोल करे क्या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को और बहुत जल्दी हो जाए कम खत्म रिएक्शन में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। नोट करना, इट इज डिफाइंड एज अ रिएक्टेंट which is present in low amount and controlled the product of chemical reaction इसका आइडेंटिफिकेशन का एक मेथड था, क्या करते हैं भाई, आइडेंटिफिकेशन में 3 स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या करना रहता है, मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, स्टेप फर्स्ट में क्या होता था भाई, मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। उसका सेकंड स्टेप में क्या होता था, उसका रेशियो क्या करते थे भाई उसमें, रेशियो उसका नहीं, सेकंड स्टेप में क्या करते थे, रेशियो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। वेरी गुड, स्टोइकियोमेट्री। और इस रेशियो में लो वैल्यू देखना पड़ता है, हाई और लो। तो जो लो वाला होता है उसको बोलते हैं एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्ट एज अ LR। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना रहता है, मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। सेकेंड स्टेप में रेशियो फाइंड आउट करना, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, और हाई और लो वैल्यू देखना रहता है। जो लो वैल्यू है रेशियो का वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। बस इतना सा करना था LR में। तो परसेंटेज वगैरह रह गया है। हाँ बेटा, उसको बाद में बताएंगे, उसके इकट्ठे लेंगे, मास परसेंटेज, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही बोले कुछ देर पहले। एवरेज एटॉमिक मास, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला था AM का, समेशन ऑफ आइसोटोपिक परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। तो इससे निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास किसी चीज का भी। अब उसके बाद मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज में सिंपल सा फॉर्मूला नोट करना था। फॉर्मूला होता है टोटल मास या फिर समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वन टाइप एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज इसलिए इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो ये होता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला। एग्जाम्पल सिंपल सा उस समय भी लिए थे, CH4 अभी भी ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 16 यूनिट होता है मॉलिक्यूलर मास का, ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन परसेंटेज एंड हाइड्रोजन परसेंटेज। तो कार्बन 1 है तो 1 कार्बन का वेट 12, 16 परसेंटेज है इसलिए इनटू 100। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल के अंदर, 4, तो इनटू 4, तभी ना समेशन होगा। या फिर
1 + 1 + 1 + 1, तो इससे अच्छा 4 × 1 कर लो, डिवाइडेड बाई 16 × 100, तो कितना आया था भाई यहाँ पे? 75 और 25। 75%। अब मास परसेंटेज के हेल्प से ही फाइंड आउट होता है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसका नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई? दोनों के बीच रिलेशन था ना, इसके अंदर एक नोट कराने के लिए बोला गया था। नोट में क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n टाइम्स n फैक्टर या n टाइम्स कर लेता हूं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए n कर लिए इस बार, ठीक है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और n यहाँ पे n किसके इक्वल है? मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल मास। एम्पेरिकल मास, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ये हो गया था। अब उसके बाद इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका था भाई? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? सबसे पहले रेशियो, किसका रेशियो निकाला जाता है भाई? एलिमेंट का। मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। टेबल का जो कॉलम है उसी को नोट कर रहे हैं। इस स्टेप के बाद क्या किया जाता है भाई? लिस्ट ये था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या निकाला जाता है सेकेंड स्टेप में? लिस्ट रेशियो। लिस्ट रेशियो। ठीक है ना। लिस्ट रेशियो के बाद जो नंबर आएगा, नंबर ऑफ एटम, उसी से क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ एटम। तो ये थे थर्ड स्टेप में। तो ये था सेकंड स्टेप, ये पूरा था फर्स्ट स्टेप। अब ये टेबलर फॉर्म है ना, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा ये। उसके बाद ये क्या था? थर्ड स्टेप। तो बस इतने ही पढ़े थे आज तक हम लोग। तो मोल कॉन्सेप्ट में बस इतनी टॉपिक हुआ था, ठीक है ना। बस इतने के फॉर्मूले आपको याद रखना है।